हेलो एंड वेलकम टू विद्यार्थी मंत्रा। विद्यार्थी मंत्रा पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जो किताब है मेडिटेशन एंड इट्स मेथड, उसका हम लोग आज एक क्रक्स देखने वाले हैं। और मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये वीडियो जो है पूरा जरूर देखना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। दिस वीडियो इज सोनली बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ द स्वामी विवेकानंद एंड द पॉइंट्स व्हिच वी विल डिस्कस आर टेकन फ्रॉम द बुक मेडिटेशन एंड इट्स मेथड। I have just tried to put a crux of the book in front of you. Okay, so now we will start. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन माइंड। स्वामी विवेकानंद जी ने जो है ह्यूमन माइंड की रेस्टलेसनेस को शो करने के लिए एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बताई है, एक मैड मंकी की। तो चलिए वो स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देयर वॉज मंकी रेस्टलेस बाय हिज ओन नेचर एज ऑल मंकीज आर। इफ दैट वर नॉट इनफ समवन मेड हिम ड्रिंक फ्रीली ऑफ द वाइन। एक मंकी था जो, जैसे कि सारे मंकी रेस्टलेस होते हैं, तो वो भी रेस्टलेस था बिल्कुल अपने नेचर से ही। और जैसे कि ये काफ़ी नहीं था, किसी ने उसको जो है वाइन दे दी बहुत ढेर सारी कि जितना पी सकते हो पी लो, ठीक है। सो दैट ही बिकेम स्टिल मोर रेस्टलेस। अब क्या हुआ कि वो मंकी और भी ज्यादा रेस्टलेस हो गया। देन स्कॉर्पियो स्टंग हिम। इसके बाद क्या होता है कि स्कॉर्पियो जो है उसको काट लेता है। एज यू ऑल नो दैट इफ ए स्कॉर्पियो बाइट्स अ मैन देन ही जम्प्स here and there for almost a day. So think about the condition of that poor monkey. After that what happens is that a demon enters in his soul. तो अब सोचिए कि एक मंकी है जो कि अपने नेचर से बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है, काफ़ी रेस्टलेस होता है। उसने जो है बहुत ढेर सारी वाइन पी ली है, और उसके बाद जो है एक स्कॉर्पियो ने उसको काट लिया, और फिर उसके अंदर जो है एक राक्षस भी आ गया। अब सोचिए उसकी कंडीशन क्या होगी, कितना अनकंट्रोलेबल माइंड होगा उसका उस वक्त। ह्यूमन माइंड को इसी मैड मंकी के माइंड से जो है कंपेयर किया है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने जो है किस तरीके से ह्यूमन माइंड को उस मैड मंकी के माइंड से कंपेयर किया है। द ह्यूमन माइंड इज लाइक दैट मंकी, incessantly active by its own nature. Then it becomes drunk with the wine of desire, thus increasing its turbulence. After desire takes possession comes the sting of the Scorpio, of jealousy at the success of others. And last of all, the demon of pride enters the mind, making it think itself of all importance. Think how hard to control such a mind would be. इसको एक बार मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ह्यूमन माइंड जो कि लगातार एक्टिव रहता है अपने नेचर से ही। अब क्या है कि उस ह्यूमन ने जो है एक वाइन ड्रिंक कर ली है। वो वाइन किस चीज़ के, डिजायर की वाइन है वो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दूसरों की सक्सेस पे जो जेलसी होती है, वो जेलसी एक स्कॉर्पियो के स्टिंग की तरह काम करती है। उसके बाद एट लास्ट डीमन ऑफ प्राइड एंटर्स द माइंड। जो प्राइड नाम का जो राक्षस है वो हमारे दिमाग में आता है, और फिर हम लोग क्या सोचने लगते हैं कि हम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी सब कुछ जो है इन्फीरियर है इन फ्रंट ऑफ अस। अब यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग जो है मेरे से ये क्वेश्चन करोगे कि आप तो हमेशा कहते हो कि प्राइड जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये एक बार कहते हो प्राइड अच्छी चीज़ है, दूसरी बार कहते हो प्राइड गलत चीज़ है। तो एक ही बार में क्लियर बताओ। तो यहाँ पे जब मैं प्राइड की बात करता हूँ, मेरा मतलब होता है कि अपने ऊपर प्राइड, कि हम जो है हमने पहले ये चीज़ें कर रखी और आगे हम जो है अगर कोई दूसरी चीज़ उठाए तो वो भी हम कर सकते हैं। हमें जो है ये ह्यूमन बॉडी मिली है, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, दिमाग है इतना अच्छा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ना कर सकें, ठीक है। तो इस टाइप के एक प्राइड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी मैं इस चीज़ की बात नहीं करता कि सामने वाला जो है हमसे इन्फीरियर है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि मैं एक बार तो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि प्राइड अच्छी चीज़ है, और फिर यहाँ पे कह रहा हूँ कि प्राइड गलत चीज़ है। ये इस प्राइड से हमारा मतलब है कि हम ही सब कुछ है, बाकी सारे जो है इन्फीरियर है हमारे सामने, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। तो चलिए अब यम और नियम जो है, जो कि बेसिक्स है योग या फिर मेडिटेशन के, उसको देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यम और नियम, इसके बिना जो है योग या फिर मेडिटेशन बिल्कुल ही संभव ही नहीं है। अब ये क्यों संभव नहीं है और यम और नियम होते क्या चीज़ें, चलिए उसको देखते हैं। यम क्या है, नॉन किलिंग, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग, कॉन्टिनेंस एंड नॉन रिसीविंग ऑफ एनी गिफ्ट्स, ठीक है। उसके बाद नियम देखते हैं। नियम क्या होता है, क्लीनलीनेस, कंटेंटमेंट, ऑस्टेरिटी, स्टडी एंड सेल्फ सरेंडर टू गॉड। ये यम और नियम जो है अष्टांग योग का ही एक पार्ट है, और यम और नियम के बिना सारी योग या फिर मेडिटेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये जो है बेसिक चीज़ है। अगर हम लोग मान लो
एक तरफ मेडिटेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग हत्याएं कर रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज़ पे झूठ बोल रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं। हमारे अंदर जो है संतोष ही नहीं है, साफ़ सुथरे नहीं रहते, नहाते नहीं है 2-2 3-3 दिन तक। जैसे कि नॉर्मली यहाँ पे दिल्ली और फरीदाबाद की साइड होता है कि लोग सर्दियों में 3-3 4 दिन नहीं नहाते। खासकर स्टूडेंट्स की बात करो जिनकी क्लास जल्दी होती है, 3-3 4-4 दिन नहाते हो और प्राइड के साथ बोलते हैं क्लास में बैठ के कि मैं नहा के नहीं आया, मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ। ये प्राइड नहीं होना चाहिए इस पर, क्योंकि ये गलत चीज़ है। ऐसी गलत चीज़ों पर प्राइड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं नहा के नहीं आया, मैं 4 दिन से नहीं आया, मैं 5 दिन से नहीं, ये गलत चीज़ है। ठीक है, कंटेनमेंट, संतोष बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है। यम और नियम के बाद जो तीसरी चीज़ आती है, ये भी एक अष्टांग योग का ही एक पार्ट है, इसको आसना कहते हैं। अब आसना से क्या मतलब है? आसना से मतलब है पोस्चर से, हमारी बॉडी का जो पोस्चर होता है। ठीक है, अब हम हमारे जिस तरीके का लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से हमारा पोस्चर जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है। ज़्यादातर आप लोगों को देखते हो कि पीठ ऐसे टेढ़ी करके बैठते हैं, बिल्कुल एक आर्च सा बना होता है उनकी पीठ में, सी टाइप का। या फिर आप लोगों को देखो जो लोग ज़्यादा देर तक कंप्यूटर चलाते हैं या फिर स्टूडेंट जो होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, वो उनका शोल्डर जो है ज़्यादातर टाइम इंटरनली रोटेटेड होता है। और शोल्डर की जो नेचुरल पोजीशन है वो हल्की सी जो मीन पोजीशन होती है ना, एक तो हो गया इंटरनली रोटेटेड, एक हो गया एक्सटर्नली रोटेटेड। तो जो मीन पोजीशन है उससे हल्का सा एक्सटर्नल रोटेशन रहता है, ये नॉर्मल पोजीशन रहती है शोल्डर की। लेकिन हमारा जो है पोस्चर ऐसा हो जाता है कि हमारे शोल्डर हमेशा इंटरनली रोटेटेड रहते हैं। ये काफ़ी गलत पोस्चर होता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन क्या होता है, तो आप लोग जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसको और इसकी इमेजेस देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो नेचुरल पोजीशन होती है, जो नेचुरल पोस्चर होता है शोल्डर का, वो होता है कि मीन जो पोजीशन है, मीन पोजीशन से हल्का सा एक्सटर्नली रोटेटेड। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा एक्सटर्नली रोटेटेड, ये हमारी नेचुरल होती है। लेकिन जब हम बहुत ही लंबे टाइम तक 6-6 4-4 घंटे लैपटॉप पे काम करते हैं तो क्या होता है, आगे की तरफ हमारे शोल्डर रोटेट अपने आप ही हो जाते हैं, उसी फॉर्म में रहते हैं। तो इतने देर तक रोटेटेड रहने की वजह से, या फिर जब हम पढ़ाई करते हैं तब भी हमारे शोल्डर आगे की तरफ रोटेटेड रहते हैं। तो इतने देर तक जो है सेम पोजीशन में रहने की वजह से ये हमारे लिए नेचुरल सा हो जाता है, जो कि नेचुरल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सही करना है हम लोगों को। और ये किस तरीके से पोस्चर सही होगा? पोस्चर सही करने के लिए आप योग कर सकते हैं या फिर जिम ज्वाइन कीजिए। जिम में जो है जब भी हम कोई सी भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे बारबल कर्ल करें, चाहे हम लोग पुलअप्स करें, चाहे हम लोग बेंच प्रेस करें, कोई सी भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें शोल्डर को एक्सटर्नली रोटेट करते हैं। ठीक है, तो बार बार जो हम डेली ये चीज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी शोल्डर फिर से अपनी एक नेचुरल पोजीशन में आ जाती है। उसके अलावा जो है हमारा जो स्पाइन होता है वो बिल्कुल इरेक्टेड रहना चाहिए फ्रॉम दी लोअर लिम्ब टू द नेक। हमारा जो लोअर लिम्ब होता है ना, स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा, ठीक है, वहाँ से लेके नेक तक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए स्पाइन। एक नेचुरल जो एस आर्क आता है ना उसमें, उस तरीके से जो रहना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा एस आर्क मत करना, एक नेचुरल आर्क रहना चाहिए उसमें। बिल्कुल कई लोग देखता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा एस टाइप का ऐसा कर लेते हैं और वो पोजीशन भी बिल्कुल सही नहीं होती। एक नेचुरल पोजीशन है जो कि एस में रहती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एस करना वो गलत है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिजिकल फिटनेस के बारे में देखते हैं। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इफ वन इज नॉट फिट फिजिकली देन वन कांट गेट हाईएस्ट स्टेट ऑफ हिज माइंड एंड ऑल्सो वॉन्ट बी एबल टू सी द आत्मन विच इज ए एनर्जी सेम लाइक ब्राह्मण। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर कोई बंदा जो है फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है, तो वो जो है अपने माइंड की हाईएस्ट स्टेट पे जा ही नहीं सकता। वो हाईएस्ट स्टेज जहाँ पे जाने के बाद वो जो है आत्मन का दर्शन कर, आत्मन और ब्राह्मण जो है उसके बारे में उसको जो है नॉलेज आता। तो देखते हैं ब्राह्मण और आत्मन होता क्या है। ब्राह्मण से मतलब यहाँ पे है, ब्राह्मण जो है ये जो यूनिवर्स है, जो सुप्रीम पावर है, ठीक है, उसको ब्राह्मण कहा गया है। और आत्मन क्या है, इसी ब्राह्मण में से एक छोटी सी एनर्जी। ये ब्राह्मण एक ऐसा समझ लो एक एनर्जी है बहुत ही बड़ी, ठीक है, और इसमें से एक छोटी सी एनर्जी निकलती है जो कि आत्मन है। वो आत्मन हमारे अंदर रहती है। ठीक है, अब ये आत्मन चाहे इस ब्राह्मण से निकली, इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण से किसी भी तरह से कम है। ठीक है,
ये आत्मन बिल्कुल ही जो कैपेबिलिटीज़ ब्राह्मण में है वो सेम कैपेबिलिटीज़ आत्मन में होती हैं, ठीक है। और जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है वो जो है ब्राह्मण के इक्वल ही माना जाता है। जैसे कि आप लोगों ने अगर हिंदू होगे तो आप लोगों ने जो है पुरानी बात सुनी होगी कि ब्राह्मण जो है घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पे जब हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो हुआ क्या था, जैसे कि मनु बताते हैं, मनु एक इंडियन फिलोसोफर हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में जो है उनका एक थॉट है, वो बताते हैं कि ब्राह्मण जो है, जब से ब्राह्मण ऐसा हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, तब से ये जो सिस्टम है बिल्कुल बिगड़ गया। क्योंकि ये ब्राह्मण क्या है, तो नॉलेज है, उस इनफाइनाइट वर्ल्ड की जो है, इस इनफाइनाइट वर्ल्ड की जो है हमें नॉलेज आ गई, तब हम ब्राह्मण है, ठीक है। लेकिन मेरा बेटा भी सेम वही होगा, ये गलत है। तो जब से ये हो गया ना कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, तब से ये ब्राह्मण वर्ड ही खत्म हो गया, कोई ब्राह्मण बचा ही नहीं है, ठीक है। तो ये जाति नहीं है कोई, ऐसा मनु ने कहा है कि ये कोई जाति नहीं है। अगर इसको हम जाति कह देते तो ये सब कुछ जो है बिगड़ जाएगा। ब्राह्मण एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ब्राह्मण वो है जो कि जिसके पास इनफाइनाइट नॉलेज है, हर चीज़ की नॉलेज है, और वो क्या है, अपनी उस नॉलेज का इस्तेमाल अपने लिए नहीं करता, खुद तपस्वी की ज़िंदगी बिताता है और उस नॉलेज का इस्तेमाल करता है वो दूसरों की भलाई के लिए। इसलिए ब्राह्मण पूजनीय होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी या फिर सुना होगा। तो यहाँ पे जब ब्राह्मण की बात करते हैं तो ये इसी ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, वो इंसान जिसको आत्मा ज्ञान हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। द रियलिटी ऑफ नॉलेज, नॉलेज की रियलिटी क्या है। इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन द नॉलेज अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद इन अ फ्यू वर्ड्स, देन इट विल बी वी आर द नॉलेज। हम खुद ही नॉलेज हैं। अभी मैंने आप लोगों को ब्राह्मण और आत्मन के बारे में बताया। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इसका एक मैं प्रोसेस बताता हूँ। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट में पिंगला नाड़ी होती है और स्पाइनल कॉर्ड के राइट में जो है ईडा नाड़ी होती है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक और नाड़ी होती है जो कि बिल्कुल खाली होती है, पाइप की तरह, ठीक है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। अब ये सुषुम्ना नाड़ी में से जो है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में से करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करता। ये करंट जो है ईडा और पिंगला नाड़ी में से फ्लो करता है, ठीक है, और हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये जब हम हाईएस्ट स्टेज में पहुंचाते हैं माइंड की, तब क्या होता है कि सुषुम्ना नाड़ी से करंट फ्लो होता है और वो करंट फ्लो होकर हमारे माइंड तक पहुंच जाता है। और वो करंट जब माइंड तक पहुंचता है तो हमें जो है सारी नॉलेज हमें अपने आप आ जाती है। और ये सारी नॉलेज जो है, किसी भी चीज़ की नॉलेज हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सारी नॉलेज पहले से हमारे दिमाग के अंदर ही है, बस वो ब्लर है। और ये नॉलेज जो है अपने आप पॉप आउट हो जाती है जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है न्यूटन ने जो है ग्रेविटी की खोज करी थी। तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि ऐसा कब होता है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि ट्रुथ ऑटोमेटिकली हमारे माइंड से पॉप आउट हो जाता है और वो ट्रुथ हम जो है देख पाते हैं। और उसके बाद ही जो है ये थ्योरीज निकलती हैं, चाहे कुछ भी फिजिक्स की चाहे कोई सी भी थ्योरी निकली हो, सारी की सारी हमारे अंदर से निकली है। और अगर आप वेद वगैरह पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें पहले से ही मेंशन कर रखी हैं, ठीक है। लेकिन मेंशन करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि अगर न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करें, ठीक है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ये जो है पहले से हिंदुइज्म में आप लोग देखे हुए तो आप लोगों ने सुना होगा कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखो, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही कंपेयर कर लो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्वामी जी कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं पहले से ही हमारे माइंड में हैं। अगर आप लोग वेद वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ से आप लोग इसका ज्ञान ले सकते हो, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए। जब आप लोग अपने हाईएस्ट स्टेज में पहुँच जाएंगे माइंड की, तो सारी नॉलेज आपके पास अपने आप आ जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा काम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, जब भी आप पढ़ते हो ना पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो। ये नहीं कि ध्यान इधर उधर जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ोगे पूरा अच्छे तरीके से, तो वो भी एक मेडिटेशन ही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेडिटेशन? कॉन्सेंट्रेटिंग आवर फोकस ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक और थिंग इज कॉल्ड मेडिटेशन। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर चीज़ पे जब हम अपना सारा जो है फोकस कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उसको मेडिटेशन कहते हैं। अब ये चाहे तो हमारी सांस हो सकती है, हम लोग सांस पे फोकस कर सकते हैं, हमारे नाक का जो है
ऊपर का हिस्सा हो सकता है जहाँ पे जिसको तीसरी आंख कहा जाता है, तो उस पर फोकस कर सकते हैं। या फिर हम लोग जो है एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हमारे चेस्ट में जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर जो है एक लो जल रही है, ठीक है, उस लो पे फोकस करके हम लोग कर सकते हैं। ये स्वामी जी ने जो है इसी बुक में ये वाला बताया है कि हार्ट के अंदर एक इमेजिन करो कि एक लो जल रही है, ठीक है, उस लो पे फोकस करो, और ये एक मेडिटेशन का तरीका है ऐसा। तो चलिए द एनर्जी ऑफ ओजस देखते हैं। ओजस क्या चीज़ है? When someone controls his sexual thoughts or feelings, then this energy of sexual thought and feeling gets transformed into ojas and stored in the mind। तो स्वामी जी कहते हैं जब भी हम लोग जो है अपनी सेक्सुअल थॉट या फिर फीलिंग पर कंट्रोल करते हैं ना, तो ये जो है बहुत ही आसानी से ओजस एनर्जी में बदल जाती है, और ये ओजस एनर्जी हमारे माइंड में जाके स्टोर हो जाता है। और ये ओजस एनर्जी जो है इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हम लोग कुछ भी चीज़ जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस एनर्जी के यूज़ से। खासकर जब हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं तो ये काफ़ी आसानी से हो सकता है। तो एक स्टोरी सुनाता हूँ जो इनकी बुक में ही लिखी पड़ी है। एक बार स्वामी जी का एक डिसाइपल आता है इनके पास और इनसे पूछता है कि स्वामी जी ये वो जो है मैथ्स की इंसाइक्लोपीडिया लेके आता है। 10 इंसाइक्लोपीडिया होती है, मोटी मोटी सी 10 वॉल्यूम होते हैं उसके इंसाइक्लोपीडिया के, और वो 10 के 10 वॉल्यूम जो है बहुत ही मोटे मोटे होते हैं। तो वो स्वामी जी से पूछता है, स्वामी जी क्या कोई बंदा ऐसा है जो ये सारी 10 के 10 वॉल्यूम पढ़ सकता है इसको? क्योंकि ये तो नामुमकिन जैसी चीज़ है, इतना सारा कोई भला एक ज़िंदगी में कैसे पढ़ सकता है? तो स्वामी जी उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करो, किसी भी वॉल्यूम में से कहीं किसी भी पेज पे से कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ और मेरे से पूछो। तो उनका शिष्य कहता है कि क्या आपने सारी बुक पढ़ी हुई है, ये सारे के सारे 10 के 10 वॉल्यूम? तो स्वामी जी कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ये नहीं पढ़ा, और बिना पढ़े मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम कोई सा भी पेज खोलो, कोई सा भी क्वेश्चन पूछो और मैं तुम्हें बता दूंगा आंसर। तो उन्होंने जो है ये सारी की सारी पढ़ रखी होती है। तो उनको उस वक्त पे वो डिसाइपल से कहते हैं कि ये जो है ओजस एनर्जी की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। ओजस एनर्जी बहुत ही पावरफुल चीज़ है जिसके साथ तुम जो है ये 10 वॉल्यूम क्या कितना भी पढ़ सकते हो, और वो सारी की सारी जो नॉलेज तुम्हारे माइंड में स्टोर हो जाएगी, और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम उसको दोबारा से याद भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये ओजस एनर्जी जो है बहुत ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट उससे पहले कुछ ही बताना चाहूँगा। इसी वजह से जो है स्टूडेंट्स को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, जो कि आज तो शायद ख़त्म ही हो गया बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन किस तरीके से करना चाहिए? सबसे पहले मेडिटेशन की बात करते हैं। आप जो है सुखासना में बैठ जाइए। सुखासना कोई सा भी ऐसा पोज जिसमें आपको जो है कंफर्टेबल महसूस हो, चाहे आलती पालती मार के बैठ जाओ, चाहे तो पद्मासना में बैठ जाओ, चाहे तो वज्रासना में बैठ जाओ, ठीक है। ऐसा मत करना कुर्सी पे बैठ जाओ। आजकल वीडियोस आ रही है ना ऑनलाइन की, कुर्सी पे बैठ के करो आराम से अपना, तो ऐसा मत करो। थोड़ा सा कष्ट दो अपने शरीर को। अगर कष्ट नहीं दोगे तो फिर ग्रो कैसे करोगे? तो थोड़ा सा कष्ट दो। पद्मासना में बैठो या फिर सुखासना में बैठो, आलती पालती मार के बैठ जाओ, वज्रासना में बैठ जाओ, ऐसे किसी पोज में बैठो, और अपने हाथ को जो है ध्यान मुद्रा में रखो अपने उसके ऊपर, घुटनों के ऊपर। पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो। आपका स्पाइन जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, फ्रॉम द लोअर लिम्ब टू ऑल द वे अप टू नेक, ठीक है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। एक नेचुरल आर्क होना चाहिए आपके स्पाइन में, ठीक है। अगर आपका स्पाइन सीधा नहीं है तो फिर उसको वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेडिटेशन कोई असर नहीं करेगा, ठीक है। तो स्पाइन बिल्कुल इरेक्टेड होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद क्या करना है, हमें सांस लेनी है, और सांस लेते वक्त जो है पूरा का पूरा फोकस जहाँ पे भोले बाबा की तीसरी आंख देखी ना आप लोगों ने, उस जगह पूरा फोकस रखिए, और फिर सांस छोड़िए धीरे धीरे। सांस लोगे आप, धीरे धीरे सांस लोगे, और जब सांस छोड़ोगे वो उससे भी धीरे धीरे होगा, ठीक है। ऐसा एक रिदम बना लेना कि 4 सेकंड में सांस अंदर ली, उसके बाद जो है 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड जितना आप रोक सकते हो उसको अंदर रोका, और फिर उसको वापस धीरे धीरे 8 सेकंड 8-9 सेकंड लगा के जो उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ा, ठीक है। और फिर उसको बाहर रोका उतने ही सेकंड के लिए, जितने सेकंड के लिए अंदर रोका था उतने सेकंड्स के लिए बाहर रोका, और पूरा फोकस इस प्रोसेस के दौरान आपका होना चाहिए तीसरी आंख वाली जगह पे। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए जो ज़रूरी है, कुछ भी करते हो पूरे कंसंट्रेशन के साथ करो, वही मेडिटेशन है, ठीक है। तो अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है इतना भी करने का, तो जो भी काम कर रहे हो पूरे कंसंट्रेशन के साथ करो। अगर कुछ पढ़ रहे हो पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, वही मेडिटेशन है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। वाई वी वॉन्ट बी एबल टू मेक इट इन एक्शन
विच वी नो इज गुड फॉर अस। अगर कोई सी भी चीज़ है, हम इंटेलेक्चुअली हमें पता होता है कि ये चीज़ जो है हमें करना चाहिए, ये चीज़ जो है सही है, लेकिन जब हम उसको एक्शन में लाने की कोशिश करते हैं, क्या होता है हम लोग या तो बहुत ही जल्दी छोड़ देते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं, है ना, या फिर बोर हो जाते हैं उस चीज़ से, जल्दी छोड़ देते हैं या कहते हैं मेरे बस का ही नहीं है। तो इसका कारण यही है कि वी आर इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग, हमें नॉलेज तो है बट स्पिरिचुअली वीक। लेकिन स्पिरिचुअली जो है हम वीक हैं, उस चीज़ को एक्शन में इसी वजह से हम ला नहीं पाते। स्पिरिचुअली वीक कैसे होंगे? अगर कोई सी चीज़ हम एक्शन में नहीं ला पा रहे हैं तो ज़बरदस्ती उसको एक्शन में लाने की कोशिश करो। मान लो अभी आपका पढ़ने का मन नहीं है तो ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए इसी वक्त बैठो। अब भले ही आधा घंटा 1 घंटा पढ़ के छोड़ दो, लेकिन ज़बरदस्ती बैठो, ठीक। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे आपका चीज़ों को एक्शन में लाने का भी आदत आ जाएगी। और उसके अलावा मेडिटेशन करोगे तो चीज़ों को एक्शन में लाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा इतना ही देर डेली करते हो मेडिटेशन तो हो जाएगा। और एक डाउट बच्चों का ये रहता है कि जब मेडिटेशन करते हैं तो फोकस नहीं कर पाते हैं, पूरा ध्यान इधर उधर इधर उधर जाता है। तो इसका तरीका मैं बताता हूँ क्या है। और शुरू में तो ध्यान इधर उधर जाएगा ही, ठीक है, वो हमारे माइंड का नेचर ही ऐसा है। शांति से बैठिए, देखिए क्या सोच रहा है। अगर हमको किसी मरीज को ठीक करना होता है, किसी डॉक्टर को, तो पहले बीमारी का पता लगाता है कि बीमारी किस टाइप की, उसके बाद उसको दवाइयाँ देता है, ठीक है। तो इसी तरीके से पता लगाओ आपका दिमाग किस तरीके का है, किस तरीके की सोच, किस तरीके की चीज़ें जो है सोचता है। उसके बाद जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। स्वामी जी कहते हैं कि आप जब ऐसा करोगे ना तो आप लोग देखोगे कि आपका दिमाग जो है कहीं इतनी सारी घिनौनी चीज़ें सोचता है कि आपको वो सोच के आपको घिन आती है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। तो ऐसा होगा, लेकिन उसको बस देखो और जाने दो थॉट्स को, और उसको ऑब्जर्व करते रहो कुछ टाइम तक, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सप्ताह भर तक, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे थॉट जो है अपने आप कम होने लग जाएंगे और आपका फोकस बनने लग जाएगा। और उसके अलावा एक और काम जो आप कर सकते हो, आप त्राटक कर सकते हो अपना फोकस बढ़ाने के लिए, चाहे पढ़ाई में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो। त्राटक आप कर लो 10 मिनट सुबह और शाम को 2 टाइम। तो ये जो है फोकस को इंक्रीज करने में काफ़ी मदद करता है। ये योगा है एक तरीके का। इसमें हम लोग करते क्या हैं, आप लोगों ने पुरानी चाइनीज़ मूवीज़ में देखा होगा कि एक मोमबत्ती या फिर दिया, मोमबत्ती जलाए क्या करते हैं, रख देते हैं और उस मोमबत्ती को बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं, है ना। तो इसे जो है त्राटक कहते हैं। ये हमारे इंडियन योग का एक पार्ट है, तो इसको त्राटक कहते हैं। आप इसको करिए, इससे फोकस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। उसके अलावा अगर आंखों में प्रॉब्लम होती है तो ये आंखों को भी ठीक करने में मदद करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेसन। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये लेसन तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और साथ में जो है शेयर करिए वीडियो को। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाली जो किताब है इनकी आप पूरी किताब परचेज करके पढ़िए। ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, सस्ती है। अगर फिर भी आपके पास उतने ही पैसे नहीं है तो अमेजोन किंडल जो है आप फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और उस पर किताब खरीद लीजिए। शायद अमेजोन किंडल में 15 से 20 रुपये के बीच में ही किताब है कुछ, तो आप लोग किंडल पे परचेज कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेसन।